आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं उन पर अब ये दवाइयां काम करना ही बंद कर दे रही हैं, क्योंकि ऐसे कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें आईसीएमआर की रिपोर्ट में उल्लेख किए गए हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, टाइफॉइड है। वो अब जो नॉर्मल दवाइयां हम खा रहे थे उसमें ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, हमें इसके मायने बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कामिनी वालिया जी हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को स्पीयरहेड किया है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप प्लीज ये बताएं कि क्यों लोगों को समझ नहीं आता अभी भी कि लोगों को दवाइयां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खानी चाहिए। थैंक यू। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी आजकल दी जा रही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हो गई और हम इसको कैसे एड्रेस करें। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो तब होता है जब जो डिजीज कॉज करने वाले, बीमारी कॉज करने वाले कीटाणु हैं, जो वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब वो दवाइयों को रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं कम्युनिटी में, तो जो ये कीटाणु है ये एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं जिससे कि दवाई उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। जब ये कीटाणु रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो जो भी बीमारी ये कॉज करते हैं वो बीमारी जो है उस दवाई से उसका इलाज नहीं हो पाता। ये एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि जो रेजिस्टेंस है वो पैथोजन में या कीटाणु में होती है, इंसान में नहीं होती। ठीक है। तो जी। हो ये रहा है कि हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में, हॉस्पिटल में जो है हमारे बहुत ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट कीटाणु बन गए हैं। जब वो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं तो उनको उनका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है, कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है और कभी कभी पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये पूरा जो प्रॉब्लम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, इसको अगर हमें जड़ से खत्म करना है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें दवाइयाँ या जो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल है उनको पेशेंट्स डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेना है, अपने आप दुकान से खरीद के नहीं खाना है। सेल्फ मेडिकेशन, अपना इलाज खुद नहीं करना है, अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में अपनी दवाइयां अगर किसी डॉक्टर ने दी है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। जब तक ये बिहेवियर हम अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि जब आपने अपनी रिपोर्ट के लिए रिसर्च भी की, हमने पिछले कुछ सालों से कोविड पैंडेमिक भी देखा जिसमें लगातार लोग हर ऐसी दवाई खा रहे थे या हर ऐसी चीज मिल रही थी वो खा रहे थे जिससे उनको लग रहा था कि उनको कोविड से संक्रमण नहीं होगा या फिर वो कोविड से बचे रहेंगे। क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में जो बढ़ोतरी आई है वो कोविड के बाद से ही देखने को मिली है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को 2012 से देख रहे हैं हम्म। और 2012 से पहले भी लेवल्स बढ़ ही रहे थे। हम्म। उसका वजह ये है कि दवाइयां ज्यादा अफोर्डेबल भी हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोग, सरकार ने दवाइयां बहुत सस्ती कर दी है। हम्म। वो इसलिए करी है बिकॉज सरकार चाहती है कि दवाई किसी के भी अप्रोच के बाहर ना हो, हर कोई अफोर्ड कर पाए। पर जी। उसका डाउन साइड ये है कि दवाई क्योंकि बहुत सस्ती हो गई है तो लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं और सबका जो है अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है, हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं दवाइयां खरीदना। हम्म। इसका ये डाउन साइड है। कोविड में, जहां तक का कोविड का सवाल है, कोविड में ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई थोड़ी देर के लिए और उसकी वजह ये थी कि कोविड का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था। हम्म। कोविड की कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं थी कि अगर आप ये दवाई ले लो तो कोविड का ट्रीटमेंट हो जाएगा या कोविड का प्रिवेंशन हो जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आई, लोगों ने अपने आप को सेफ रखने के लिए स्टेरॉयड लिए, बहुत सारे मात्रा में आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल हुआ, एजिथ्रोमाइसिन का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ। वो बड़ा जी। नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था और थोड़ी देर के लिए
उस उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट लेवल्स भी हमने बढ़े हुए देखे। हमारी सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ गई उन एंटीबायोटिक की। पर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें नजर नहीं आया कोविड के बाद, बट डेफिनेटली कोविड में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ली है लोगों ने। और मैम क्योंकि भारत जैसे देश में, अफ्रीका जैसे नेशंस में इन्फेक्शियस डिजीजेस का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। मौसम दर मौसम हमारे यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीजेस बदलते रहते हैं। कभी डेंगू है, कभी मलेरिया है, कभी टाइफाइड है, कभी वाटरबॉर्न कुछ और नया इन्फेक्शन आ रहा है। तो इसके चलते वैसे भी यहाँ पर ज्यादा जो देखा जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस का स्प्रेड है, जो जिनके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो मैम ऐसी कंट्रीज में क्या मायने हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के लोगों में? अभी जो लांसेट की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, पिछले हफ्ते रिलीज हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले कुछ सालों में सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बर्डन साउथ एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में रहेगा। और जो अभी तक के ट्रेंड्स हैं उसमें भी अगर हम देखें, तो जैसे जैसे हमारे कंट्रीज में लॉन्गेविटी बढ़ रही है, जैसे अभी हम पहले 50-60 तक लॉन्गेविटी रहती थी, अब सब लोग 70-80 तक जी रहे हैं। जब वो होता है तो उस केस में ये देखा गया है कि 70 साल से ऊपर वाले जो लोग होंगे उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ज्यादा इन्फेक्शंस होंगी, ज्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा। सो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी तरफ ध्यान दें, एंटी माइक्रोबियल प्रेशर कम करें, अपने डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ाएं, जिससे कि जो नॉन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन होती है हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं होता कि क्या चीज से इन्फेक्शन हुई है, पर पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहता है तो डॉक्टर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देता है कि चलो कोई भी इन्फेक्शन होगी इससे ठीक हो जाएगी। ये हम्म। प्रैक्टिस जो है, इसको डॉक्टर्स को करेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो हमें ये जरूरी है कि हर जगह साफ पीने का पानी हो ताकि डायरिया कम हो। जो वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे वैक्सीन है फ्लू के लिए है, वैक्सीन निमोकोकल इन्फेक्शन के लिए है, इन वैक्सीन्स को टाइफॉइड के लिए है, कॉलेरा के लिए है, इन चीजों को हम, इन वैक्सीन्स को हम अच्छे से यूज करें ताकि हमें इन्फेक्शन कम हो, हम बीमार कम पड़े और एंटीबायोटिक की जरूरत भी कम हो। जब तक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े, बीमार हम होते रहेंगे, तब तक एंटीबायोटिक की जरूरत बनी रहेगी, और उस केस में एंटीबायोटिक प्रेशर हम नहीं कम कर पाएंगे। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लैब्स को इम्प्रूव करें, डायग्नोस्टिक की प्राइस कम करके डायग्नोस्टिक सस्ते करें, वैक्सीन्स को अच्छे से यूज करें, और हर जगह साफ पानी, साफ खाना, इन चीजों की तरफ ध्यान दें। मैम क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये कौन सी बैक्टीरिया हैं जो अब ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और ये कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो बिल्कुल ही इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं? जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो आपने नॉर्फ्लॉक्स की बात की थी, ओफ्लॉक्स की बात की थी, ये सॉल्ट कॉम्बिनेशंस जो इन दवाइयों में मिलते हैं। ऐसे और कौन सी दवाइयां हैं और कौन से बैक्टीरिया हैं स्पेसिफिकली जो अब दवाइयों से नहीं निकल पा रहे हैं शरीर से? तो टाइफॉइड एक एग्जाम्पल है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज है। टाइफॉइड खाने के थ्रू, पानी के थ्रू इन्फेक्शन होती है हमें। बहुत साल पहले हम लोग कोट्रामोक्सोजोल, क्लोरमफेनिकोल और एमोक्सिसिलिन से टाइफॉइड को ट्रीट किया करते थे। फिर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड होने लगा, ये दवाइयां इनइफेक्टिव हो गई। तो तब हमने दूसरी ड्रग्स पे शिफ्ट किया, फ्लोरोक्विनोलोन्स पे शिफ्ट किया, सेफेलोस्पोरिन्स पे शिफ्ट किया। लेकिन अभी फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस हो गया, ओफ्लॉक्सासिन से टाइफॉइड रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी क्या हम देख रहे हैं कि जो पहले ड्रग्स यूज होती थी 15 साल पहले, 20 साल पहले, उनसे फिर से हम टाइफॉइड ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ओके। हमने उन ड्रग्स को यूज नहीं किया इतने साल, अभी फिर से वो यूजफुल हो गई है, इफेक्टिव हो गई है। इसी तरह से एक साइकिल चलता है कि जब हम वो ड्रग यूज करना बंद कर देते हैं तो फिर से सेंसिटिविटी वापस आ जाती है। इसीलिए हमारे को लैब रिजल्ट होना बड़ा जरूरी है। इन्फेक्शन हुई है तो कौन सी इन्फेक्शन हुई है, अगर इन्फेक्शन प्रूव हो जाती है कौन से पैथोजन से हुई है, तो उसका ड्रग ससेप्टेबिलिटी प्रोफाइल क्या है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है।
जो और हम लोग देखते हैं ड्रग्स जिनसे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी कम हो गई है, जैसे पेनिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन, क्लेवोलिनिक एसिड है, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, जो कि ज्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें कार्बापेनम यूज होती है। कार्बापेनम को भी रेजिस्टेंस लेवल बहुत बढ़ गया है आजकल हमारे कंट्री में। पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम भी एक दवाई है जिसको बहुत ज्यादा बढ़ गया है रेजिस्टेंस। सो इस तरह से हर जगह हमें मॉनिटर करना चाहिए कौन सी एंटीबायोटिक का लेवल ठीक है। वो एंटीबायोटिक टेस्ट कर कर देनी चाहिए, रादर देन कि अपने आप पेशेंट दवाई खरीद के खा रहा है या डॉक्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है। इकोलाई और क्लेबसिले हाँ, निमोनिक। इकोलाई, क्लेब्सियला निमोनी, ये दो पैथोजेंस हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ब्लड में इन्फेक्शन, ये सब कॉज करते हैं। तो इनमें हमने देखा है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे कंट्री में पिछले 7-8 सालों में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओवरऑल एंटीबायोटिक प्रेशर कम करें ताकि फिर से हम वो एंटीबायोटिक्स यूज कर पाएं और उनको ज्यादा लंबे समय तक यूज कर पाएं। क्योंकि जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है तो फिर वो हम एंटीबायोटिक यूज ही नहीं कर पाते। उस एंटीबायोटिक की लाइफ आपके कंट्री में, आपकी कम्युनिटी में खत्म हो जाती है। तो नई एंटीबायोटिक्स अभी बन नहीं रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हमारे पास है हम उसको अच्छे से यूज करें। मैम, लार्जर केस में कैंसर, एचआईवी जैसी जो बीमारियां हैं जिनको हो जाती हैं, वो ज्यादातर इम्यून कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। मैंने पढ़ा कि कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनकी सेहत को भी बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, और कई केसेस में तो जान भी जा सकती है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से कम कैंसर पेशेंट्स में या एचआईवी पेशेंट्स में इस तरीके की रेजिस्टेंस बनना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अ, हमने ये देखा है कि पेशेंट्स जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जैसे एचआईवी हो गया या कैंसर हो गया, ये दोनों सिचुएशंस जो है पेशेंट को इन्फेक्शन को फाइट करने में कॉम्प्रोमाइज करती है। इन दैट केस अगर ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट में ताकत नहीं होती इन इन्फेक्शन को फाइट करने की, और अगर एंटीबायोटिक सूटेबल ना दी जाए उनको तो बड़े केसेस में पेशेंट की जान जा सकती है। सो ये इसलिए बहुत एक भयानक सिचुएशन है कंट्री के लिए। ये भी देखा है कि काफी लोग माइनर सर्जरीज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, या क्लीन सर्जरीज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होती है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना भी बहुत जब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस होती है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती हैं। तो इनको ट्रीट करने में ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, और कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल्स अपना इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसेसेस इंप्रूव करें, अपनी लैब को इंप्रूव करें ताकि लैब टाइमली रिजल्ट दे, ताकि पेशेंट को राइट एंटीबायोटिक दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। और जानकारी यही हम दे रहे हैं कि क्योंकि आपके दोस्त को बीमारी हुई थी, उसने ये दवाई खाई, तो आप ये दवाई ना खाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स ना लें। ये मैसेज आज की डेट में हर डॉक्टर, हर स्टडी आपको दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो सुपर बग्स हैं, जिन्हें हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो पाला हुआ ये फ्यूचर देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आईसीएमआर की रिपोर्ट में भी इसी बात का उल्लेख है कि आगे आने वाले समय में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा पैंडेमिक बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर वाले।